हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी हमारी केवीएस पीजीटी की सीरीज़ ख़त्म हुई और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ चुकी है, तो मैं अब आप लोगों के साथ डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की सीरीज़ जो है वो सॉल्व करने के लिए लेकर आई हूँ। ये जो मैं अभी करवा रही हूँ ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसमें 200 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर और ग्रामर से संबंधित आते हैं। मैंने इसको इस पार्ट्स में बांट लिया है और लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही कराऊंगी। जैसे आज मैं 60 क्वेश्चंस करा रही हूँ। करवाने को तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया और आंसर बता दिया, मगर जब तक उसका सिर पैर और ना बताओ कि कहाँ से लिया गया, क्या चीज़ है, क्या इसका क्या और इसके बारे में कुछ 2-3 चीज़ें बता दो, तो चीज़ें याद हो जाती हैं और काफ़ी अच्छे से जो है वो तैयारी भी हो जाती है। तो डी ट्रिपल एस बी पी जी टी के लिए ये सीरीज़ है, मगर ये सीरीज़ सिर्फ डी ट्रिपल एस बी पी जी टी के लिए ही नहीं, इसके अलावा जो एच पी एस सी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है और भी जो जिनमें एक जनरल सिलेबस है डी ट्रिपल एस बी की तरह, उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग इस सीरीज़ को देखिए और इससे बेनिफिट जो है वो लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए जब डी ट्रिपल एस बी टी जी टी की जो है वो वैकेंसीज आएंगी तो उसमें भी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इंग्लिश का डे 1 है और इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लिया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट 60 क्वेश्चंस मैं अभी इसमें करवाऊंगी, उनके बारे में समझाती हुई चलूँगी, फिर हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2021 में हुआ पेपर था और इसका जो अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ पेपर है तो वही पेपर हम लोगों ने इसमें लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। ये क्वेश्चन लिया गया है चौसर के द कैंटरबरी टेल्स से। चौसर जो कि 14th सेंचुरी के पोएट थे, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। उन्होंने लिखी थी द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें उन्होंने जो है कुछ 29 पिलग्रिम्स हैं जो थॉमस बेकेट की श्राइन पर होमेज के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में वो एक इन में रुकते हैं जिसके जो होस्ट का नाम है वो है हैरी बेले, और वहाँ इसमें वो ही वांटेड टू राइट नियर अबाउट 100 टेल्स बट ही कुडंट कंप्लीट इट। तो इसमें 24 जो हैं वो टेल्स हैं और ये पिलग्रिम्स में से ही एक हैं वाइफ ऑफ बाथ। तो वाइफ ऑफ बाथ जो है बाथ जगह का नाम है, वाइफ मीन्स वहाँ की महिला। तो वाइफ ऑफ बाथ जो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो जो है उनका प्रोफेशन इसमें कैंटरबरी टेल्स में क्या दिखाया गया है। तो द प्रोफेशन ऑफ वाइफ ऑफ बाथ इज, आपको सामने दिख रहा होगा, दैट सीमस्ट्रेस, नन, कुक, फिजिशियन। तो शी इज सीमस्ट्रेस, वो है सीमस्ट्रेस है, शी इज सीमस्ट्रेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौसर्स द हाउस ऑफ फेम पैराडीज। चौसर ने जो हाउस ऑफ फेम लिखी थी तो उसमें वो एक ड्रीम एलिगरी है, जिसमें जो पोएट है वो ड्रीम में एक ग्लास टेम्पल में एंटर करता है, जहाँ पे जो वर्जिल की एनियड की पोएम, जिसमें भी डीडो का एपिसोड जो है वो लिखा हुआ है। और इस पोएम में जब वो इन्फ्लुएंस थे तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द इटालियन राइटर जो है दाते, और उन्होंने लिखी थी द डिवाइन कॉमेडी। तो हाउस ऑफ फेम जो है वो पैरोडी करता है या इन्फ्लुएंस्ड है किससे, द डिवाइन कॉमेडी से वो इन्फ्लुएंस्ड है। द हाउस ऑफ फेम, इट इज़ अ ड्रीम एलिगरी, और इसमें जो है ये भी किसको मतलब पैरोडी करता है या इन्फ्लुएंस किससे है, दाते की द डिवाइन कॉमेडी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन एडमंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन बुक 1। एडमंड स्पेंसर जो हैं उन्हें पोएट कहा जाता है और वो क्वीन मतलब एलिजाबेथन पोएट थे।
इनकी उन्होंने एक फेरी क्वीन लिखा था जिसमें उन्होंने क्वीन का कैरेक्टर ग्लोरियाना के रूप में दिखाया था। एंड स्पेंसर जो है वो ऑब्वियसली एक इसको एपिक के रूप में लिखना चाहते थे, बट ही कुड कंप्लीट ओनली 6 बुक्स। और फेरी क्वीन की जो बुक 1 है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? तो प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन, एंड दैट इज रेड क्रॉस नाइट। That is Red Cross Knight. Now the next question is, ये मैंने जो है इनके सबके एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ के साथ देती चल रही हूँ। जॉन मिल्टन्स एरियोपेजिटिका वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ। जॉन मिल्टन जो कि जब उन्होंने जॉन मिल्टन जो है ही बिलोंग टू 17th सेंचुरी, और उन्होंने जब ये एरियोपेजिटिका लिखा था, तो ये एरियोपेजिटिका क्या है? इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वट एवर अ राइटर राइट्स उसको छापने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ये था अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो एरियोपेजिटिका वॉज इन अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉर ऑफ रोजेस इज सेड टू हैव बीन फॉट बिटवीन डैश एंड डैश। वॉर ऑफ रोजेस था क्या? 1455 से 85 के बीच में सिविल वॉर्स हुए थे इंग्लैंड में फॉर जो कि थ्रोन ऑफ इंग्लैंड के लिए। और ये जो दो राजघराने थे उन्हीं के बीच में हुए थे। दीज वर सिविल वॉर्स 1455 टू 85, 30 ईयर्स के वॉर थे ये। और इनमें जो है जैसे 100 ईयर वॉर के बाद ये शुरू हो गए थे, और उसके खत्म होने के बाद ट्यूडर वंश की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो ये किसके बीच में हुए थे? तो ये हुए थे लैंकास्टर्स एंड हाउस ऑफ यॉर्क्स एंड लैंकास्टर्स के बीच में हुए थे, जिनके सिंबल जो हैं वो रेड रोज एंड व्हाइट रोज थे। तो ये वॉर ऑफ रोजेस सीरीज ऑफ सिविल वॉर थे जो दो राजघरानों के बीच में हुए थे, हाउस ऑफ यॉर्क्स एंड लैंकास्टर। तो ये था हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकास्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blank with appropriate option. Sweet dash runs softly till I end my day. ये जो लाइन है ये स्पेंसर की प्रोथेलेमियन से ली गई है। एक वर्स है जिसमें इसको हालांकि टी.एस. इलियट ने भी यूज किया है, और इसको स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली, नदी का नाम है टेम्स, उसको कहा गया है स्वीट टन्स टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये लाइन वैसे कि कहाँ से है? स्पेंसर की प्रोथेलेमियन से जो है वो ली गई है। ये एक वर्स है किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा लिखी हुई, पर टी.एस. इलियट ने भी इसे यूज किया है। ऑब्वियसली टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के राइटर है, उन्होंने इसमें से इसे यूज किया है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 वॉज पास्ड बाय। देखिए, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो पास किया था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1534 में, जिसमें कहा गया था कि जो हेनरी VIII है, ही इज द सुप्रीम हेड ऑफ the Church of England. Henry VIII wanted to get married second time, and the Pope was not in favor of the second marriage, so he was not allowing Henry VIII to get married get married. And just for this, Henry VIII broke all the ties with Pope, and he severed everything with the Roman Catholic Church. That is why this act of supremacy was passed by the parliament, and in it Henry VIII was declared the king of the supreme head of the Church of England. तो ये act of supremacy 1534 में पास तो जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था, मगर किसके कहने पे किया गया था? हेनरी VIII के कहने पर, बिकॉज वो सेकंड मैरिज जो है वो करना चाहते थे, मगर उस समय सेकंड मैरिज जो है वो अलाउड पोप नहीं कर रहे थे। तो उनको जब पोप ने उनकी बात नहीं मानी, एंड इसका जो है वो रीज़न भी है, क्योंकि वो जब वो नहीं मानी वो बात, तो हेनरी VIII ने कहा ठीक है, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करा के जब वो खुद ही हेड ऑफ द चर्च बन गए तो उनको अब किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो दैट वाज हेनरी VIII, क्वीन एलिजाबेथ's father, because he wanted to have a male heir. The Puritan age is also known as Puritan age, जिस समय पे जो प्यूरिटन्स थे who were against जेम्स जो है वो चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट थे, और वो जो है
पूरी तरीके से मतलब वो मन कर्म वचन पूरी तरीके से प्योरिटी चाहते थे। प्यूरिटन एज के जो जैसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है वो कौन थे? मिल्टन। तो इसीलिए द प्यूरिटन एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन। Now the next question is, which book provides a fascinating insight into Renaissance court life? तो इसके बारे में मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो है इसके बारे में किसने जो है वो बताया है। आप यहाँ पर ये देखिए, मैकियावेलीज द प्रिंस, ऑगस्टीन सिटी ऑफ गोल्ड, एंड कैस्टिलियंस द बुक ऑफ द कोर्टियर, एंड थॉमस मोरेज यूटोपिया। यूटोपिया जो है वो बताती है कि रेनेसांस स्पिरिट को बताती है, और ये जो है कोर्ट लाइफ को कौन सी बताती है। तो इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, इससे ये है कैस्टिलियंस द बुक ऑफ द कोर्टियर। ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी, इट वाज इन वर्नैकुलर इटालियन में ये पब्लिश हुई थी। वर्नैकुलर इटालियन में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, और इसका जो है जो नाम था वो था इसका, दैट इज लिबेरो कोर्टिजियानो। और ये जो है 1528 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी। तो ये जो बुक है ये मतलब 1528 में पहली बार हुई थी, बाद में 1588 में हुई थी। फिर ये रेनेसांस कोर्ट लाइफ के बारे में और बताती है, और ये बताती है कि हाउ टू बी एन एस्पायरिंग कोर्टियर, कि एक एस्पायरिंग कोर्टियर को किस तरीके से बिहेव जो है वो करना चाहिए। तो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1528 इन वर्नैकुलर इटालियन, लिबरो डेल कोर्टिजियानो इसका नाम था। और इसके बाद द बुक ऑफ द कोर्टियर इसका जो इंग्लिश में नाम है, और इसमें ये बताया गया है कि हाउ टू बिहेव और हाउ टू बी कोर्टियर। तो एक एस्पायरिंग कोर्टियर्स को रेनेसां एज में किस तरीके से आप कोर्टियर बन सकते हैं, तो ये इसमें द बुक ऑफ द कोर्टियर में बताया गया है। डोंट गेट कंफ्यूज, यूटोपिया जो है वो रेनेसांस स्पिरिट को बताती है, कोर्ट लाइफ को बताने वाली है ये द बुक ऑफ द कोर्टियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन टू हैव रिटन द वर्क एंड 95 थीसिस। ये जो 95 थीसिस जो वर्क है वो लिखा गया है जर्मनी के मार्टिन लूथर के द्वारा, जिन्हें ह्यूमनिस्ट जो भी कहा जाता है। 95 थीसिस, और इसका जो दूसरा नाम था ये 95 थीसिस मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया, और 95 थीसिस का ही दूसरा नाम था डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड efficacy of indulgences। तो ये जो बुक है इसका, और डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड एफिकेसी ऑफ इंडल्जेंसेस, इस बुक में उन्होंने दो जो है ही वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ थियोलॉजी, मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। उन्होंने इसमें कहा है कि उनके दो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं कि बाइबल जो है एक मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर जो है सभी को पढ़ना चाहिए, और एक और चीज उन्होंने कहा कि मैन कैन अटेन सैल्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज फेथ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज डीड्स। तो ये दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो इन्होंने इसमें बताए हैं। 95 थीसिस इज अ वर्क बाय मार्टिन लूथर, और जो है इसमें उन्होंने डिस्प्यूट, इसका और दूसरा जो नाम है डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर एंड एफिकेसी ऑफ इंडल्जेंसेस, और इसमें दो ही जो है उन्होंने वो दिए हैं कि 2 सेंट्रल बिलीफ्स हैं कि बाइबल इज द सेंट्रल अथॉरिटी, ह्यूमन में रीच सैल्वेशन ओनली बाय देयर फेथ एंड नॉट बाय देयर डीड्स। ये दो उन्होंने इसमें ये टर्म्स जो है वो दो बिलीफ्स जो है वो बताए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिसिडस बाय जॉन मिल्टन इज। ये आप सभी को पता है, लिसिडस बाय जॉन मिल्टन जो है वो एक एलिजी है, एक पेस्टोरल एलिजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड की मृत्यु पर लिखी थी, और एडवर्ड किंग की। और ये जो एलिजी है ये उन मिल्टन की थ्योरी ऑफ पोइट्री को भी बताती है। एलिजी एक वो पोएम होती है जिसकी शुरुआत जो होती है वो एक पेसिमिस्टिक होती है,
मगर एंड तक आते आते पोएट जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज चॉन्टिक्लियर्स वाइफ इन द नन्स प्रीस्ट टेल। अब ये जो है ये नन्स प्रीस्ट टेल ये अगेन जो लिया गया है चौसर के द कैंटरबरी टेल से, और इसमें एक ये कहानी है चॉन्टिक्लियर नाम के एक रूस्टर की कहानी है, और जो बहुत ज़्यादा बहुत ही वेन और अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है, किस तरीके से उसका जो है एक सैर के दौरान बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो चॉन्टिक्लियर की जो वाइफ है नन्स प्रीस्ट टेल में वो है दैट इज पोर्टिलोट। तो वो ये एक रूस्टर है यानी कि मुर्गा, और उसकी वाइफ है दैट्स पोर्टिलोट। नेक्स्ट इज हु गार्ड्स अ गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक सेकेंडरी एपिक है जिसमें मिल्टन ने जो है वो एडम एंड ईव के फॉल ऑफ मैन के बारे में बताया है। इसमें जो गेट ऑफ हेल को जो गार्ड करते हैं वो दो सैटर्न के ही दो बच्चे हैं, सिन एंड डेथ। तो ये जो है वो सिन जो है वो अब ये दोनों ही नाम जो है वो दिए गए हैं। हु गार्ड द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो दोनों ही करते हैं, सिन भी और डेथ भी। तो इसको वैसे तो इसका आंसर जो है दोनों ही होना चाहिए। अब इन्होंने दोनों में अब इसमें इन्होंने जो माना था इसमें दैट इज केवल सिन, लेकिन सिन और डेथ दोनों ही गेट को जो है वो गार्ड करते हैं। वैसे GSSB ने इसमें सिन माना था। सिन वॉज द डॉटर ऑफ सैटर्न एंड जो डेथ है वो सैटर्न और सिन का बेटा। हु पायनियर्ड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। तो हीरोइक कपलेट जो होता है वो पहले ये समझ ले हीरोइक कपलेट का क्या मतलब होता है। हीरोइक कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन स्टेंजा, और 2 लाइन स्टेंजा इसमें जो होता है हर स्टेंजा में हर 2 लाइन स्टेंजा है, पहली और दूसरी दोनों लाइंस में 10 सिलेबल्स होते हैं, 10 सिलेबल्स हैं। तो दोनों में ही जो है वो पेंटामीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इसका नाम जो है वो हीरोइक इसलिए रखा गया क्योंकि ये पहले जो है वो एपिक पोइट्री में यूज किया जाता था, हीरो की डीड्स के बारे में बताया जाता था, और ये जो है एपिक में फॉर्म इसी तरीके से लिखी जाती थी, तो इसीलिए इसे हीरोइक कपलेट कहना शुरू करा गया। और इसको सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में इसको जो यूज़ किया है वो किसने करा है, जेफरी चॉसर ने। अपने कैंटरबरी टेल्स में भी उसको यूज़ किया है, जेफरी चॉसर के द्वारा उसको यूज़ किया गया है। दो वर्क्स में इन्होंने यूज़ किया है, लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। एस्ट्रोफेल इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय। एस्ट्रोफेल इज एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी उस एलिजी को कहते हैं जिसमें जो पोएट होता है वो खुद को एक शेफर्ड समझता है और अपने साथी को एक जो है साथी शेफर्ड की मृत्यु पर विलाप करता है। तो एस्ट्रोफेल जो एलिजी है दैट वाज रिटन बाय शेफर्ड, किसके लिए, सर फिलिप सिडनी के लिए। तो ये जो है एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी हुई पोएम है दैट इज एस्ट्रोफेल। The Last Supper, one of the most famous Renaissance painting was painted by। The Last Supper जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस है। ये एक म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग होती है जैसे फियास्को ये जो पेंटिंग्स होती हैं जो सीधा जो है दीवार पर अप्लाई करी जाती हैं। तो ये एक म्यूरल पेंटिंग है जिसमें क्राइस्ट विद हिज 12 एपोस्टल्स वो लोग सपर का जो इसमें जो एक पेंटिंग बनाई गई है तो लास्ट सपर, और ये किसने बनाई है, ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है द लास्ट सपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रायरेस इन कैंटरबरी टेल्स। प्रायरेस का नाम क्या है कैंटरबरी टेल्स में। तो कैंटरबरी टेल्स मैंने अभी आपको बताया था चौसर की जो है वो एक इनका मैग्नम ओपस कहा जाता है, यानी कि उनका महानतम वर्क है चौसर का द कैंटरबरी टेल्स। और कैंटरबरी टेल्स जो 29 पिलग्रिम्स अभी फिलहाल मतलब उसमें 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो चले थे टॉमस बेकेट की श्राइन पर,
और उनको सबको जो है 2 कहानी जाते हुए और 2 कहानी आते हुए जो है वो सुनानी थी। तो अब ये जो है मतलब 4 जो है स्टोरीज इस तरीके से हो जाती हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाई उनके जीवन काल में। तो इसमें जो एक कैरेक्टर है प्रायरस, उनका नाम क्या था कैंटरबरी टेल्स में। ये जो कैंटरबरी टेल्स है एक्चुअली ये पूरा उस समय के चर्च में व्याप्त जो करप्शन था उसके बारे में भी बताता हुआ है कैंटरबरी टेल्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रायरस? दैट इज मदाम एग्लेंटीन। दैट इज जो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है वो दिखाई गई है, दैट्स मदाम एग्लेंटीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्च्यू डज ब्रिटोमार्ट रिप्रेजेंट इन द फेरी क्वीन? तो यहाँ पर है कि ये फेरी क्वीन, मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पेंसर का वर्क है फेरी क्वीन, और उसमें जो है वो विच वर्च्यू डज ब्रिटोमार्ट रिप्रेजेंट इन द फेरी क्वीन? तो इट इज स्पेंसर्स वर्क, और ये जो है दैट इज चेस्टिटी, पवित्रता। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल जो है वो 21 में जो आया था इट वाज क्वाइट इजी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी तरीके के आ सकते हैं, जैसे अभी हम 21 का ले रहे हैं, 18 का लेंगे, 15 का लेंगे, तो सब आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके के पेपर जो हैं वो अलग अलग उसमें पूछे गए हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्ड्स। पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक सेकेंडरी एपिक है। आप सबसे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक का मतलब होता है एक ऐसा एपिक जिसमें जो पोएट होता है वो कोई सोर्स जो है वो लेता है, और जिसमें मतलब विभिन्न बुक्स की से विभिन्न सोर्सेज से वो अपने एपिक को लिखता है, और वो एक एपिक जो प्राइमरी एपिक्स होते हैं उन्हीं की तरह तर्ज पर ही उसको लिखा जाता है। और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन का मैग्नम ओपस है, और ये लिखा गया है, ये दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है देयर विल बी नो राइम स्कीम, मगर जो लाइंस हैं दैट विल बी इन आयम्बिक पेंटामीटर, कि जो राइम हो नहीं होगी मगर रिद्म जो चलेगी, आवाज जो है पहले गिरेगी फिर उठेगी। तो ये लिखी गई है ब्लैंक वर्ड्स में। Amorety is a series of love sonnets dedicated to dash by Edmund Spenser. Amorety, लिटिल लव्स, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग है लिटिल लव्स। ये एक सीरीज ऑफ लव सोनेट्स हैं, जो सोनेट जो लिखे थे स्पेंसर ने लिखे थे अपनी सेकंड वाइफ के लिए, और जिनका नाम था एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, दैट इज एलिजाबेथ बॉयल, ये उनकी सेकंड वाइफ थी, तो उनके लिए लिखा था। Fill in the blank with the appropriate option. Had we but whirled enough and dash, this coyness lady were no crime. Actually ये जो लाइन है, ये जो लाइन ली गई है, ये जो पोएम है टू माई कॉय मिस्ट्रेस जो है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उस पर लिखी गई उसकी लाइन्स हैं ये। और हैड वी बट वर्ल्ड इनफ, ये एक कार्पेटाइम मोमेंट को बताती हुई है कि सीज द डे, कि जितना समय हमारे पास है वी शुड यूज इट। कार्पेटाइम फिलॉसफी को बताती हुई ये पोएम है, और इसमें जो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, और इस पोएम में जो फिल ब्लैंक जो फिल करना है दैट इज टाइम, कि अगर हमारे पास बहुत समय होता तो ये कॉइनेस जो है वो बिल्कुल भी क्राइम नहीं होती, बट सीज द डे, कि वट एवर बी द मोमेंट, लेट्स एंजॉय दैट मोमेंट, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। तो ये इसको बताता हुआ जो चीज है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स अ पैसेज टू इंडिया इज डिवाइडेड। अ पैसेज टू इंडिया इज अ नॉवल, इट इज अ नॉवल बाय E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा हुआ ये नॉवल है, इसी के इस पे सेम नाम पर ही एक है द पैसेज टू इंडिया, जो कि विटमैन के द्वारा लिखी हुई पोएम है, मगर ये जो है एक नॉवल है जो कि ब्रिटिश राज और उस समय 1920s के उसमें बताती हुई है इंडिया के और उसके जो इंडिया और ब्रिटिश राज के बीच में के को बताती हुई ये जो है नॉवल है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके तीनों पार्ट्स में आप लोगों को बताती हूँ। दैट इज, फर्स्ट पार्ट है इसका द मॉस्क, सेकंड है इसका द केव,
और तीसरा है इसका द टेम्पल। ये 3 जो हैं इस नॉवल के पार्ट्स हैं, ठीक है जी। और whom does Lycidius defend in an essay of dramatic poesy? तो इसका जो है that is French playwrights. Now the next question is, next question जो है हम उस पे आते हैं। ईस्टर विंग्स ये एक बुक का जो नाम है वो किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय एंड्रू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन। तो ये ईस्टर विंग्स जो लिखी है ये लिखी गई है जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा, ये लिखी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिमरी इज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन ड्राइडेंस। तो ये इसके बारे में लेट्स डिस्कस दिस। अब इसके बारे में just give me one minute. yes, तो मैं अब आपके इसके बारे में बताऊं कि जिमरी एज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ड्राइडन। ड्राइडन जो है ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे। इन्होंने जब लिखी है ये जो कैरेक्टर है दैट इज इन एब्सलम एंड अकिटोफेल नाम का जो इनका वर्क है उसमें है। ये एक जो वर्क है ये बिब्लिकल जो एक बिब्लिकल टेल पर है, ये पोएम है बिब्लिकल टेल पर है, एब्सलम एंड अकिटोफेल। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को और बताती हूँ, एक सैटायरिक पोएम है। अब इसके बारे में बता देती हूँ, ये एक सैटायरिक पोएम है। इट्स अ सैटायरिक पोएम इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट मैंने अभी आपको बताया था, विच वॉज पायनियर्ड बाय जो उसको इंग्लैंड में उसको चौसर के द्वारा यूज किया गया था। सैटायरिक पोएम इन हीरोइक कपलेट। और ये जो पोएम है इसमें ये एक इट इज अ बिब्लिकल टेल ऑफ द रिबेलियन ऑफ एब्सलम अगेंस्ट किंग डेविड। बिब्लिकल टेल ऑफ द रिबेलियन ऑफ एब्सलम अगेंस्ट किंग डेविड। तो ये इसी में कैरेक्टर है जिमरी का, एब्सलम एंड अकिटोफेल में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इसमें व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ड्राइडेंस? दैट इज ड्राइडेंस द हाइंड एंड द पेंथर। तो ड्राइडन की जो हाइंड एंड द पेंथर है उसमें आप यहाँ पर ये देखिए, ड्राइडन ने अपने आप को कन्वर्जन जो है वो किया था, मतलब अपना धर्म परिवर्तन उन्होंने इसको ही कन्वर्जन के बाद की लिखी हुई उनकी पोएम है, क्योंकि जेम्स सेकंड के बाद उन्होंने अपने आप को ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ। और ये हाइंड एंड द पेंथर लिखी है। इसमें थीम है क्या? ये भी एक जो पोएम है जिसमें उन्होंने जो है किस चीज को मेन थीम क्या बताई है? डिफेंस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, डिफेंस ऑफ मोनार्की, डिफेंस ऑफ प्यूरिटनिज्म, डिफेंस ऑफ कैथोलिसिज्म। इसमें उन्होंने जो डिफेंड करा है वो किसको डिफेंड करा है? कैथोलिसिज्म को डिफेंड जो है वो किया है। तो हाइंड एंड द पेंथर में जो डिफेंड करा है कैथोलिसिज्म को डिफेंड करा है इसमें। और ये जो पोएम है ये भी जो पोएम बिल्कुल ये इट्स अ पोएम इन द पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में है। ये हाइंड एंड द पेंथर, अ पोएम इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में है ये पोएम। और ये भी जो है एलिगरी है, इसका जो फॉर्म है वो एलिगरी है। और जो इसका जो लिखने का तरीका है वो इसका भी हीरोइक कपलेट ही है। इट इज ऑल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट। अ पोएम इन 3 पार्ट्स, एलिगरी है, हीरोइक कपलेट है, हाइंड एंड द पेंथर में डिफेंस ऑफ कैथोलिसिज्म। और अपने कन्वर्जन के बाद उन्होंने इस पोएम में डिफेंस ऑफ कैथोलिसिज्म पर यह पोएम लिखी है। Who is shocked in Alexander Pope's poem The Rape of the Lock? Rape of the Lock जो पोएम है ये पोप जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे नियो क्लासिकल एज के, और पोप जो है उन्होंने ये जो लिखी है द रेप ऑफ द लॉक, इट्स अ मॉक एपिक। मॉक एपिक क्या होता है? मॉक एपिक, मॉक हीरोइक एपिक या मॉक एपिक जिसे कहते हैं, जो एक एपिक का मजाक उड़ाता है। इसमें जैसे एपिक में
जो गॉड्स होते हैं, भी सुपर नेचुरल फोर्सेज होती हैं हेल्प करने के लिए, इसमें भी होती हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ फेरीज एंड सिल्फ्स, ये इनके फॉर्म में होती हैं। इसकी जो हीरोइन दिखाई है दैट्स बेलिंडा, और बेलिंडा जो है ये जो एपिक है ये इट्स अ सटायर ऑन दैट सोसाइटी, उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर ये एक सटायर है। और इसमें जो बेलिंडा जो शौक दिखाया है दैट इज बेलिंडा लैप डॉग, बेलिंडा का लैप डॉग है, दैट्स बेलिंडा's लैप डॉग। Now the next question is, if dash comes can dash be far behind, one of my favorite lines। और ये जो है ये शेले की पोएम है, ओड टू वेस्टविंड से ली गई है। शेले की पोएम ओड टू वेस्टविंड से ली गई है, जिसमें टर्जा रिमा जो स्टेंजा फॉर्म है वो टर्जा रिमा लिखी यूज करी गई है, इसमें इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, if winter comes can spring be far behind, here winter is the symbol of all sorts of problems and spring is the symbol of solace। तो यहाँ पर if winter comes can spring be far behind, it is full of optimism कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। Shelley, who was the poet of romantic age, younger romantic। The line April is the cruelest month appears in T.S. Eliot's poem। अप्रैल इज द क्रूअलेस्ट मंथ, ये जो पोएम है ये ली गई है बहुत ही जो टीएस इलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड, जो इसे जो एजरा पाउंड को समर्पित की है। बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्सक्योर सी पोएम है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये अप्रैल इज द क्रूअलेस्ट मंथ, अप्रैल को इसमें उन्होंने एक बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो उसमें यूज़ किया है। अप्रैल एक वो मंथ होता है जिसमें फूल खिलते हैं, मगर इसमें उन्होंने क्रूअलेस्ट मंथ कहा है बिकॉज यू डोंट, क्योंकि ये वेस्टलैंड पे है और वेस्टलैंड पे किसी भी प्रकार की जिंदगी जो है वो नहीं आनी चाहिए, कि ये आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर जो है वो दिखाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिल्फ हु ट्रेवल्स टू द केव ऑफ स्प्लीन इन द रेप ऑफ लॉक। तो रेप ऑफ द लॉक में जो स्प्लीन दिखाई है, जो सिल्फ दिखाई है, हु ट्रेवल्स टू द केव ऑफ स्प्लीन इन द रेप ऑफ द लॉक, ये मैंने अभी आपको बताया जो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाते हैं, सिल्फ्स एंड फेरीज, जो ये इन्हीं को ही दिखाया जाता है। और इसमें क्या नाम है उस सिल्फ का जो रेप ऑफ द लॉक में केव ऑफ स्प्लीन में आती है, अम्ब्रियल, एरियल, गैब्रियल, यूरियल, तो दैट्स अम्ब्रियल। नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो यहाँ पर सन को जो है वो ओल्ड फूल कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो वैसे तो ये पैथेटिक फैलेसी भी हो सकता था, बट पैथेटिक फैलेसी इसमें कहीं नहीं दिया गया है। तो पैथेटिक फैलेसी इज अ पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन, जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं तो उन्हें पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है, मगर किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब नॉन ह्यूमन को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं तो पर्सोनिफिकेशन तो वो है ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्क्रिबलर्स ग्रुप। इनमें से कौन सा स्क्रिबलर्स ग्रुप का मेंबर नहीं था। तो मैं आपको पहले स्क्रिबलर्स ग्रुप के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रिबलर्स क्लब के बारे में बात करते हैं। स्क्रिबलर्स क्लब जो है इसके जो दो मेंबर्स थे वो थे जोनाथन स्विफ्ट एंड अलेक्जेंडर पोप। ये इनके जो हैं दो लीडिंग मेंबर्स थे। इसके अलावा जॉन गे, जॉन आर्बूथनॉट और हेनरी सेंट जॉन एंड टॉमस पर्नेल, ये और भी थे इनके। तो ये और भी हैं, हेनरी सेंट जॉन ये भी हैं। इसके अलावा ये स्क्रिबलर्स क्लब था क्या। ये स्क्रिबलर्स क्लब जो है ये एक पर्सोना क्रिएट कर रहा था मार्टिनस स्क्रिबलर्स के नाम से। ये क्लब जो है ये सैटायराइज करता था द अब्यूजेस ऑफ लर्निंग, अब्यूजेस ऑफ लर्निंग को सैटायराइज करता था। इन्होंने एक पर्सोना क्रिएट किया था मार्टिनस स्क्रिबलर्स का, और उसके में ये लोग जो है सटायर किया करते थे अब्यूजेस ऑफ लर्निंग के।
तो जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, हेनरी सेंट जॉन, ये सब थॉमस, ये तो सब इसके मेंबर्स थे ही। इसके मेंबर कौन नहीं थे? जॉन ड्राइडन इसके मेंबर नहीं थे। The line fools rush in where angels fear to tread is taken from popes। ये जो लाइन है ये एक वैसे ये लाइन जो है बहुत अच्छा पैराडॉक्स का भी एग्जांपल है कि जहाँ पर जो है विद्वान लोग नहीं जाते वहाँ पर मूर्ख जो है वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई लाइन है, दैट इज द लाइन फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो दैट इज टेकन जो है ये है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। Now the next question is, which of the following forms does Satan not take in Paradise Lost? Satan जो है Paradise Lost में जब ईव को टेम्प्ट करना होता है, फॉल ऑफ मैन का एक इंसान को उसके जो एक जिस पैराडाइज में वो रह रहा था उस स्टेट से उसे हटाकर उसका फॉल करवाना है, तो सैटर्न कौन कौन सी फॉर्म्स लेता है? जब उसको हेल में फेंक दिया जाता है उसके बाद वो कौन कौन सी फॉर्म्स लेता है? स्नेक की लेता है, शेरब की लेता है, कॉर्मोरेंट की लेता है, किसकी नहीं लेता? आउल की। तो वो आउल की फॉर्म नहीं लेता। लेवियाथन से कंपेयर किया है मिल्टन ने सैटर्न को। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉस्टर्स सर्वेंट इन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स? डॉक्टर फॉस्टर्स ये लिखा गया है मार्लो के द्वारा। मार्लो एक ऐसे राइटर थे जो कि यूनिवर्सिटी विट थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी हैं। उनके सर्वेंट का क्या नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स में, जिसमें जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो अपनी आत्मा जो है शैतान के हाथ में गिरवी रख देते हैं। तो उनके सर्वेंट का नाम है दैट इज वेगनर। In which poem does Andrew Marvell talk about his vegetable love? Milton's Paradise Lost, The Garden, To His Coy Mistress, The Moor's Song। तो इसमें in which poem Andrew Marvell talk about his vegetable love? तो वो बताते हैं इसमें To His Coy Mistress में Andrew Marvell। Now the next question is, who is regarded as the father of English criticism? Father of English criticism, Jonathan Swift, I.A. Richards, John Dryden, Alexander Pope। तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है ये इस पे थोड़ा सा जो है वो रहता है कि किसको है। देखिए भाई जो आंसर की के हिसाब से है, अब आप पहले आप लोग ही देख लीजिए कि कौन सा जो है वो होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो है वो स्विफ्ट भी लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो इन्होंने माना है वो है, आप देखिए कौन सा है इसका जो सही आंसर है और जो इन्होंने भी जो आंसर की के हिसाब से है दैट इज ड्राइडन। ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है वो कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। व्हाई? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू टीच द इंग्लिश पीपल टू डिटरमाइन द मेरिट ऑफ कंपोजिशन अपॉन प्रिंसिपल्स। तो ये जो है किसको कहा जाता है? जॉन ड्राइडन को, द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट। आगे बढ़ते हैं जी। हार्ट ऑफ डार्कनेस बिगिंस ऑन बोर्ड द डैश अ स्मॉल शिप मूव्ड ऑन द टेम्स रिवर इन लंदन। तो ये जो है इसका आंसर है आपका नेली। बिगिंस ऑन बोर्ड द नेली। हार्ट ऑफ डार्कनेस के बारे में भी बताऊंगी, ये है दैट्स नेली। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पेरीबेथोस? इसके बारे में अब मैं जरा थोड़ा सा पेरीबेथोस के बारे में बताना चाहूंगी। इसके पेरीबेथोस है क्या? पहली बात ये एक एसे है। इसका जो सबटाइटल है वो है द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोइट्री। और ये जो है इसका एम क्या है? इसका एम है, एम भी पता होना चाहिए, टू रिडिक्यूल कंटेम्परेरी पोएट्स। पोप यही करते रहते थे, कंटेम्परेरी पोएट्स को रिडिक्यूल करना जो है वो इसका एम है। तो द सबटाइटल ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स पेरीबेथोस इज द आर्ट ऑफ सिंकिंग इनटू पोएट्री। इसका एम है टू रिडिक्यूल कंटेम्परेरी पोएट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डन ग्रुप? ऑर्डन ग्रुप का मेंबर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर।
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्डन ग्रुप, दैट इज स्टीफन स्पेंडर। ऑर्डन ग्रुप के बारे में भी आगे अलग से समझाऊंगी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी हैज डैश मेन एलिमेंट्स। भाई ये जरूर मुझे समझाना पड़ेगा। जो आप लोगों ने एरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी पढ़ी है, उनके हिसाब से ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स हैं? ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के। कौन कौन से हैं? जो उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है प्लॉट। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल यानी कि सीनिक इफेक्ट, एंड म्यूजिक एंड सॉन्ग या म्यूजिक। तो ये 6 जो है वो एरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी के मेन एलिमेंट्स हैं। प्लॉट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से, प्लॉट, कैरेक्टर इज सेकेंडरी एंड प्लॉट इज जो है उससे प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सेकेंडरी है। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग, ये 6 जो है एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के। Which of the following poet is associated with bog poems? bog poems से कौन जो है associated है? That is Seamus Heaney, Philip Larkins, Ted Hughes, W.B. Yeats। तो देखिए भैया bog poems क्या हैं, पहले इनके बारे में भी जान लीजिए। bog poems जो है वो लिखी जाती थी Seamus Heaney के द्वारा, आयरिश पोएट हैं, और इनके हैं ये that is ये जो bog poems हैं ह्यूमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायलेंस। ये जो बॉग पोएम्स हैं थॉमस हेनी की हैं, और ये जो है ये ह्यूमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायलेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is a well-known Australian author? Henry Lawson, Gabriel Garcia Marquez, Sylvia Plath, Chinua Achebe. So that is Henry Lawson. Now the next question is, who propounded the term écriture féminine? ठीक है, अब ये जो है पहले मैं इसके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। écriture féminine और जिसे कहना चाहिए that is women writing। women writing है क्या ये एक फ्रेंच फेमिनिस्ट थी, उनके द्वारा ये एक फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं हेलन, इनके द्वारा कॉइन की हुई टर्म है एक्रीचर फेमिनिन। और ये टर्म है क्या, और ये इन्होंने किस में दी है? दिस टर्म, ये एक्रीचर फेमिनिन, ये टर्म दी गई है इनके एस्से में, और ये एस्से का नाम क्या है? दैट इज द लाफ ऑफ द लास्ट द लाफ ऑफ द मेडुसा, द लाफ ऑफ द मेडुसा। इस एस्से में इन्होंने ये टर्म जो है वो दी है, और इसका जो एम है वो क्या है? आर्टिकुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी इन राइटिंग। आर्टिकुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी इन राइटिंग, जो इसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी ऑफ फीमेल राइटिंग के बारे में जो मतलब इसका एम ही यही है कि आर्टिकुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो ये इसका एम है। ये किसने दी है? ये फ्रेंच जो फेमिनिस्ट हैं हेलन सिक्सोसस, उन्होंने दी है। ये एक्रीचर फेमिनिन, इसका मीनिंग है विमेन राइटिंग, किस एस्से में दी है? द लाफ ऑफ द मेडुसा, और इसमें ये इसका है द आर्टिकुलेशन ऑफ feminine sexuality in writing and speaking. The Guide is set in the fictional town of South India called Guide। आर के नारायण की लिखी हुई नॉवल है। आर के नारायण जो कहे जाते हैं वो एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने एक रीजन जो है वो क्रिएट करा है। वो रीजन जो है एक मतलब इमेजिनरी रीजन है साउथ इंडिया में, जिसका नाम है मालगुडी। Now the next question is,
Who has authored the famous novel The Joys of Motherhood? That is Wole Soyinka, J.M. Coetzee, Buki Emekta and Ben Okri. ये जो है ये इसका जो ऑप्शन है दैट्स थर्ड, Buki Emekta. Now the next question is, who coined the term negative capability? Negative capability ये जो टर्म है ये कॉइन करा है जॉन कीट्स ने. ये टर्म उन्होंने यूज करा था अपने लिए और विलियम शेक्सपियर के लिए. एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें सभी तरीके के डाउट्स और जो भी लॉजिक है उसको पीछे छोड़ के जब इंसान जो है उसको एंजॉय करता है और राइटर की पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देती, दैट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी. और ये टर्म यूज करी थी जॉन कीट्स ने किसके लिए? शेक्सपियर के लिए. Who called P.B. Shelley an ineffectual and beautiful angel? ये जो कहा है, ये जो लाइन है ये शेले के लिए यूज करी थी विक्टोरियन राइटर, विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक एज वेल, जिनका नाम था मैथ्यू आर्नल्ड. मैथ्यू आर्नल्ड ने पीबी शेले को कहा है इनफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल फ्लटरिंग हिज विंग्स इन वॉइड. नाउ द नेक्स्ट वन इज Ozymandias is one of the most anthologized poem of P.B. Shelley, but it was never published in. Ozymandias जो पोएम है ये P.B. Shelley की बहुत ही फेमस जो है वो पोएम है, मगर ये कभी पब्लिश नहीं हो पाई प्रोमैथ्यूज अनबाउंड में. T.S. Eliot dedicated his masterpiece The Wasteland to. Wasteland जो बताती है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये पोएम जो है इसमें टीएस एलियट ने काफी सारी लैंग्वेजेस को यूज करा है, बहुत ऑब्सक्योर सिंबल्स यूज करे हैं. इसको इन्होंने जो इसके कई पार्ट्स में इसको मतलब कई तो नहीं पार्ट्स में डिवाइड करा है. अलग अलग जगह से उन्होंने कई जगह से इस पोएम को लिखने के लिए उन्होंने जो है सिंबल्स और वो सब लिए हैं. और ये पोएम उन्होंने अपने मेंटोर को जो है वो डेडिकेट करी है जो थे दैट वाज एजरा पाउंड. तो चलिए आज के बाद इसके बाद आगे के क्वेश्चंस ले लेते हैं. 51 है, हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितने जो हैं वो लॉन्ग जो हैं वो वॉल्स हैं? तो जो लॉन्ग वॉल्स हैं इंग्लिश में लैंग्वेज में वो हैं आपके, देयर आर 6 वॉल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. और ये कौन कौन से हैं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखिए ये सिंबल लिख रही हूं मैं, दैट्स आई, बीन. द नेक्स्ट वन इज ऊ, सून. द नेक्स्ट वन इज अ, स. नेक्स्ट इज हेयर, एया एंड ओ, शो, आ, स्कार्ट. आई, बीन, ऊ, अ, ओ, दैट 6 जो हैं वो लॉन्ग वॉल्स हैं. तो आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं 60 क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दूंगी, मगर काफ़ी लंबा जो है वो ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो मैंने सोचा आज इतना ही जो है वो करवाती हूँ. आगे के जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करूंगी. ये तो है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न, बाकी और तो कुछ हमें आता जाता है नहीं सब्जेक्ट कंसर्न के अलावा. और मतलब ग्रामर आती है बहुत अच्छी, लिटरेचर आती है और ये आप लोग ही कहते हैं. तो बाकी जो और चीज़ें हैं इसका आगे का पार्ट जो है वो मैं कल कवर करवाऊंगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कैसा आप लोग मेहनत करिए और ये क्वेश्चंस केवल DSSB के लिए ही नहीं, ये सभी एग्जाम्स में जिनमें इसी तरीके का सिलेबस जो है जिसमें कहीं खुलकर मेंशन नहीं करा गया है उसके सबके लिए ये हेल्पफुल है. चाहे वो HPSC का हो, चाहे DSSB हो, चाहे वो HTET, इवन HTET पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.